आज हम उत्तराखंड पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है, वो एक ऐसे राज्य की तस्वीर दिखाती है जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ये राज्य अपनी पहचान, अपने नियमों और अपने भविष्य को लेकर कुछ कुछ बड़े और मुश्किल सवालों से एक साथ जूझ रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह का मंथन चल रहा है। एक तरफ आप देखें तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड और ज़मीन से जुड़े बेहद सख्त कानून जैसे बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो राज्य की दिशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पेपर लीक, जंगलों की आग जैसी पुरानी और गहरी समस्याएं हैं जो बार-बार सिर उठाती हैं। और इन सब के बीच मूल निवास जैसे आंदोलन है, जो पहचान की जड़ों को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं। तो हाँ, ये एक बहुत ही जटिल और डायनेमिक सिचुएशन है। चलिए इसी उलझी हुई तस्वीर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर उत्तराखंड की जमीन पर किसका हक है? कौन यहाँ घर बना सकता है? कौन जमीन खरीद सकता है? और यहीं से हम भू कानून और मूल निवास की बड़ी बहस में उतरते हैं। तो सबसे पहले इस नए भू कानून की बात करते हैं, जो 2025 का संशोधन है। वो सुनने में काफी सख्त लगता है। हाँ, बहुत सख्त। इसमें बाहरी लोगों, मतलब जिनके पास राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए नियम बहुत कड़े कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाहरी लोग अब रिहायशी इस्तेमाल के लिए सिर्फ सिर्फ 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकते हैं। बस इतना? हाँ, बस। अगर दिल्ली या मुंबई के हिसाब से सोचें तो ये तो एक छोटा सा फ्लैट खरीदने जितनी भी जगह नहीं है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, जो बाहरी लोगों के लिए लगभग दरवाजे बंद करने जैसा है। हाँ, और ये दिखाता है कि राज्य अब अपने विकास के मॉडल पर शायद फिर से सोच रहा है। हम्म। पहले जमीन आसानी से उद्योगों या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मिल जाती थी, लेकिन अब जोर स्थानीय पहचान और संसाधनों को बचाने पर है। हाँ। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि इसमें जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की वो विवेकाधीन शक्ति हटा दी गई है, जिसके तहत वो बड़े भूखंडों की खरीद को मंजूरी दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ी खामी को बंद करता है। अच्छा। अब अगर कोई खरीदार जमीन के असली मकसद के बारे में झूठ बोलता है, तो सरकार वो जमीन वापस भी ले सकती है। राज्य बनने के बाद से ये अब तक का सबसे सख्त भूमि कानून है। ये स्थानीय लोगों के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे राज्य में निवेश आने पर असर नहीं पड़ेगा? बड़ी कंपनियां या जो लोग यहाँ आकर कुछ शुरू करना चाहते हैं, वे शायद ऐसे सख्त नियमों को देखकर हिचकिचाएं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और बहस का मुद्दा भी यही है। सरकार एक तरह से दांव खेल रही है। वो शायद ये मानकर चल रही है कि बड़े बाहरी निवेश के बजाय स्थानीय लोगों द्वारा चलाए जाने वाले सस्टेनेबल टूरिज्म और छोटे उद्योगों पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद है। ये एक तरह से मास डेवलपमेंट से कंट्रोल्ड डेवलपमेंट की तरफ एक शिफ्ट है। लेकिन इसका असली असर क्या होगा, ये तो आने वाले सालों में ही पता चलेगा। और ये जो अपनी जमीन को बचाने की भावना है, ये सीधे तौर पर एक और गहरे और भावनात्मक मुद्दे से जुड़ती है, मूल निवास की बहस। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल के लिए कट ऑफ तारीख 1950 होनी चाहिए, न कि मौजूदा स्थायी निवास प्रमाण पत्र वाला सिस्टम। ये 1950 की तारीख ही क्यों? इसका क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आंदोलनकारियों का तर्क ये है कि असली उत्तराखंडी वो है जिसका परिवार 1950 से यहाँ रह रहा है। जी। जब भारत का संविधान लागू हुआ और नागरिकता के नियम बने, उनका मानना है कि मौजूदा स्थायी निवास सर्टिफिकेट तो कोई भी कुछ साल यहाँ रहकर कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करके बनवा सकता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। उनका आरोप है कि इस सिस्टम की वजह से बाहरी लोग आसानी से स्थायी निवासी बन जाते हैं और फिर वे स्थानीय नौकरियों, सरकारी योजनाओं और जमीन पर अपना हक जताते हैं। वे इसे हाल के भर्ती घोटालों से भी जोड़ते हैं, जहां दावा किया गया कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले लोगों ने नौकरियां हथिया लीं। तो ये सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि नौकरियों और पहचान के संकट का भी है। जी, एक डर कि कहीं हम अपनी ही जगह पर अल्पसंख्यक ना बन जाएं। बिल्कुल। ये अपनी ही जमीन से बेदखल होने का एक गहरा डर है। इसीलिए वो 1950 की कट ऑफ चाहते हैं, ताकि एक साफ लकीर खींची जा सके कि कौन मूल है और कौन नहीं। ये दिलचस्प है कि एक तरफ राज्य अपनी भौतिक सीमा, मतलब जमीन को बाहरी लोगों के लिए और सख्त कर रहा है,
और दूसरी तरफ वो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के माध्यम से अपने ही नागरिकों के निजी जीवन की सीमाओं को फिर से परिभाषित कर रहा है। ये नियंत्रण का एक दोहरा पैटर्न दिखाता है ना। बहुत ही सटीक अवलोकन है। यूसीसी के साथ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका मतलब मूल विचार ये है कि शादी, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून हो, अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह एक यूनिफॉर्म सिस्टम। और इसके कुछ प्रावधान तो काफी प्रगतिशील लगते हैं, जैसे शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, हाँ, एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह से रोक, और विरासत में बेटे बेटियों को बराबर का अधिकार देना। ये तो सामाजिक सुधार की दिशा में बड़े कदम है। हाँ, निश्चित रूप से ये कानूनी बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े बदलावों के साथ होता है, इसका एक पहलू है जो काफी विवादों में है, और वो है लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। अगर कोई जोड़ा 1 महीने के अंदर अपने रिश्ते को रजिस्टर नहीं कराता तो उन्हें जेल भी हो सकती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब और हद से ज्यादा लगता है। बिल्कुल, और यहीं पर ये मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे से टकराता है। आलोचकों का तर्क है कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि निजता एक मौलिक अधिकार है। जी हाँ। मतलब सरकार किसी की निजी जिंदगी के हर पहलू में दखल नहीं दे सकती। तो सवाल ये उठता है कि क्या दो वयस्कों के निजी रिश्ते को रजिस्टर करवाना अनिवार्य करना उस अधिकार का हनन है? तो मूल रूप से ये वैसा ही है जैसे स्कूल में सभी छात्रों के लिए एक ही यूनिफॉर्म होती है, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हो। सरकार व्यक्तिगत मामलों के लिए एक कानूनी यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म इतनी टाइट है कि इसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। यह एक तरफ सामाजिक व्यवस्था और कानूनी एकरूपता, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वायत्ता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है, और बहस इसी संतुलन को लेकर है। तो सरकार समाज के लिए इतने बड़े आदर्शवादी कानून बना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पर शासन की पकड़ कितनी मजबूत है? जब हम पेपर लीक जैसे घोटालों को देखते हैं तो ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है। और यहीं पे कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। सितंबर 2025 में स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इससे राज्य के युवाओं में भारी गुस्सा भड़का, और उत्तराखंड बेरोजगार संघ जैसे संगठनों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। उनकी मांग थी कि सीबीआई जांच हो। लेकिन ये तो पहले भी हो चुका है ना? ये कोई नई बात तो नहीं है। यही तो सबसे चिंता की बात है। रिपोर्ट्स एक पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी खालिद मलिक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन साथ ही हाकम सिंह रावत नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया, जो 2021 के पेपर लीक घोटाले में भी शामिल था। अच्छा। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक गहरा और संगठित नकल माफिया सक्रिय है, जिसकी जड़ें सिस्टम में बहुत गहरी हैं। लेकिन सरकार के पास तो 2023 से एक सख्त नकल विरोधी कानून भी है, फिर भी ये सब हो रहा है। ये तो बहुत अजीब बात है। और प्रदर्शनकारियों का भी यही कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता, उसे सख्ती से लागू भी करना पड़ता है। मामला तब और जटिल हो गया जब मुख्यमंत्री ने इसे नकल जिहाद कह दिया, और इस एक शब्द ने पूरे मुद्दे को एक अलग ही रंग दे दिया। मतलब? जो एक प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार का मामला था, वो अचानक एक सांप्रदायिक बहस बन गया। इससे कुछ समय के लिए सरकार को आलोचना से बचने में मदद मिली होगी, लेकिन असल समस्याएं यानी नकल माफिया पर्दे के पीछे चली गई। तो प्रशासनिक नाकामियों पर राजनीतिक रंग चढ़ा दिया गया। और ये सिर्फ प्रशासनिक संकट नहीं है जिससे राज्य जूझ रहा है। हर साल एक और संकट दरवाजे पर दस्तक देता है, जंगल की आग। 2024 का रिकॉर्ड देखें तो 1770 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गया था। हाँ, और इस साल की तैयारी में कुछ दिलचस्प चीजें देखने को मिल रही हैं। सामुदायिक भागीदारी और मोबाइल ऐप जैसी नई तकनीक पर तो ध्यान है ही, लेकिन वे एक बहुत पुरानी, लगभग भुलाई जा चुकी तकनीक को वापस ला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फायर लाइन्स को फिर से शुरू करने की योजना है। ये ब्रिटिश काल की एक प्रथा है जिसमें आग को फैलने से रोकने के लिए जंगलों के बीच में एक पट्टी को साफ कर दिया जाता है, ताकि आग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में न जा सके। लेकिन इस पर तो कई सालों से रोक लगी हुई थी, है ना, पर्यावरण कारणों से। बिल्कुल। 1980 के दशक में पेड़ों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन 2023 में ये रोक हटा दी गई। तो ये एक पुराने समाधान को एक नई और ज्यादा गंभीर हो चुकी समस्या से निपटने के लिए वापस लाया जा रहा है।
इसके साथ ही एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वे चीड़ की पत्तियों यानी पिरुल को इकट्ठा करने के लिए दी जाने वाली दर को 3 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलो कर रहे हैं। ये पत्तियां बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती हैं और आग को तेजी से फैलाती हैं। इस प्रोत्साहन से उम्मीद है कि स्थानीय लोग इन्हें ज्यादा इकट्ठा करेंगे। तो इन सभी बड़े बदलावों और बार बार आने वाले संकटों के बीच राज्य के लोग भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, कुछ अपने अतीत के सम्मान के लिए तो कुछ अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। सही कहा। सरकार भी अपनी तरफ से कुछ ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करने की कोशिश कर रही है। जैसे राज्य की स्थापना की रजत जयंती पर मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया था। जी हाँ, ये सरकार की तरफ से एक तरह का थैंक यू कहने का तरीका है। वे उन लोगों को सम्मान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जो लोग आंदोलन के दौरान 7 दिन जेल में रहे या घायल हुए, उन्हें अब 6,000 रुपए की जगह 7,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये एक प्रतीकात्मक कदम है, लेकिन ये दिखाता है कि राज्य अपनी जड़ों और अपने इतिहास को महत्व दे रहा है। तो एक तरफ सरकार अतीत का सम्मान कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने वर्तमान को लेकर चिंतित है। राज्य के निगम कर्मचारी 20 दिसंबर को एक बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं और उनकी मांगें बहुत बुनियादी हैं, जो सीधे तौर पर नौकरी की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ी हैं। वे 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं, खाली पदों को भरने, 7वें वेतन आयोग के अनुसार हाउसिंग अलाउंस देने और 2005 के बाद नियुक्त हुए लोगों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग कर रहे हैं। इसमें रोडवेज, जल संस्थान, वन विकास निगम जैसे कई बड़े निगमों के हजारों कर्मचारी शामिल हैं। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर एक ऐसे राज्य की है जो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ यूसीसी और भू कानून के जरिए वो अपनी पहचान और समाज को नए सिरे से गढ़ने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ वो पेपर लीक जैसे व्यवस्थागत भ्रष्टाचार और जंगल की आग जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है। और इन सब के बीच आम लोग हैं। आंदोलनकारी अपने इतिहास की पहचान मांग रहे हैं और कर्मचारी अपने भविष्य के लिए बुनियादी सुरक्षा। ये एक बहुस्तरीय संघर्ष है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य की लड़ाई एक साथ चल रही है। तो इसका कुल मतलब क्या है? ये सभी स्रोत मिलकर एक ऐसे राज्य को दिखाते हैं जो एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ये अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए नए सख्त नियम लिख रहा है, लेकिन साथ ही पुराने नियमों को लागू करने और पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का काम है। यूसीसी और भू कानून जैसे कानूनों के जरिए आधुनिकीकरण और नियंत्रण के लिए एक साफ जोर है, लेकिन शासन, पहचान और आजीविका के गहरे मुद्दे इन बड़े कानूनी बदलावों के समानांतर चल रहे हैं। राज्य एक नया भविष्य तो बनाना चाहता है, लेकिन वो अपने वर्तमान की जमीनी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकता। और ये हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे उत्तराखंड एक समान, एकीकृत पहचान बनाने और अपने संसाधनों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, उन विविध सांस्कृतिक प्रथाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का क्या होगा जिन्होंने सदियों से इस क्षेत्र को परिभाषित किया है? एक राज्य अपने उन लोगों को अलग थलग किए बिना एक सुरक्षित भविष्य कैसे बना सकता है, जिनके अतीत का वो सम्मान करने का दावा करता है?